हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे नॉर्सेट 8 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो, और मैं आज की वीडियोस भी उन इन कंटिन्यूएशन विद दैट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 10 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। फ्रेंड्स, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्जाम के लिए तो हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है जानना कि क्या क्या हमारे कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो मैंने कुछ रिसर्च करके काफी सारे पेपर्स में रिसर्च किए हैं पिछले जो आए हैं नॉरसेट के। उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। यहाँ पे मेरी वीडियो में मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताऊंगी उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल साथ के साथ बताते जाऊंगी, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है उस टाइम पे तो आप ये देख सकें कम से कम कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ क्या क्या क्वेश्चन एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है चाइल्ड फीडिंग वाइल ऑन सी पैप। तो सी पैप में चाइल्ड को फीड कैसे किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी क्वेश्चंस आए हैं इस पे पिछले दिनों में, पिछले जो भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इसमें जो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है जिसको हम सी पैप बोलते हैं, जब भी चाइल्ड सी पैप पे होता है तो फीडिंग एक काफी रिस्क भरा इशू बन जाता है। क्योंकि जब भी पेशेंट जब मतलब चाइल्ड स्पेशली फीड करेगा तो उसको स्वेलो करने में दिक्कत होगी, उसको रिगार्जिटेशन हो सकती है, या फिर सबसे बड़ी चीज है कि उसको एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमेशा जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा बहुत ही मॉनिटरिंग के साथ की जाती है फीडिंग। तो इसमें इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं, और जो सबसे बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पोजीशनिंग के लिहाज से बन सकते हैं। बाकी किस टाइप की फीड दी जाती है, पेरेंट्रल फीडिंग दी जाती है या फिर लिक्विड फीडिंग या फिर एंटी ट्यूब फीडिंग, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। देन ईटी ट्यूब कैथेटर, सेकंड जो टॉपिक है वो है ईटी ट्यूब कैथेटर सक्शन। तो सक्शनिंग के ऊपर मैंने पहले भी बताया था, काफी क्वेश्चंस आए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा था जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सक्शन मैंने बताए थे। अभी इस वीडियो में मैंने स्पेशली ईटी ट्यूब कैथेटर सक्शन पे फोकस किया है। ईटी ट्यूब कैथेटर सक्शन में हमें सबसे पहले तो प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देन टाइम की कितने टाइम के लिए एक सक्शन हमें करना है, जो कि 10 to 15 सेकेंड्स तक रिकमेंडेड है। उसके बाद ईटी ट्यूब सक्शन है तो हाइपर ऑक्सीजनेशन या हाइपर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर सक्शनिंग टू अवॉइड द हजार्डस इश्यूज आफ्टर सक्शन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल हैं वो पूछे जा सकते हैं। एडल्ट के ऊपर किस कलर का कैथेटर या किस साइज का कैथेटर पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 10 to 16 फ्रेंच जो है रिकमेंडेड कैथेटर का साइज है, और ये डिपेंड करता है कि हमारी ईटी ट्यूब किस साइज की है। तो हम हाफ द साइज ऑफ द ईटी ट्यूब हम कैथेटर यूज करते हैं सक्शन के लिए। नेक्स्ट जो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजन महसूस करते हैं, वो है ड्रग कैलकुलेशन एंड फ्लो रेट। जब भी कोई ड्रग दिया जाता है पीड्स, इन्फेंट या एडल्ट में, तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं ड्रग्स का। बहुत ही मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं फ्लो रेट निकालने के लिए। तो इसमें जो भी फॉर्मूलाज हैं आपको तैयार करने हैं, और अगर आपको लगता है कि इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी ड्रग कैलकुलेशन या फ्लो रेट्स पे लेकर आऊं। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो है सीओपीडी। ये सीओपीडी या ब्रोंकियल एस्थमा, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड ब्रोंकियल एस्थमा। तो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं ईच टॉपिक से, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिपेयर करना है इनके ऊपर। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आया हुआ है वो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक पेशेंट है जिसको सीओपीडी है या ब्रोंकियल एस्थमा है, वो इमरजेंसी में कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, और फाइनली हमारा आउटकम या प्रोग्रेशन जो है ट्रीटमेंट का वो कैसे रहेगा। तो इस पे ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है
तो पल्स डेफिसिट अगला टॉपिक है। पल्स डेफिसिट बेसिकली होता है जब हमारी एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में डिफरेंस आ जाता है। तो आपको लगेगा कि जो एपिकल पल्स है इज फास्टर देन द रेडियल पल्स। तो नॉर्मल जो रेट होता है एक नॉर्मल पल्स डेफिसिट का, वो 0 माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी रेडियल पल्स और एपिकल पल्स दोनों सेम पेस पे जा रही हैं, मतलब देयर इज नो इश्यू। बट अगर ये दोनों डिफरेंस पे जा रही हैं तो देयर इज सम पैथोलॉजी। और ये किस कारण से हो सकता है? तो कारण मेनली एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, या फिर हार्ट वीकनेस, या वेरी वेरी जो वेरी अर्ली एक्टोपिक बीट्स होती हैं उनके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक कार्डियो का टॉपिक है, कार्डियोलॉजी का टॉपिक है, तो आप इसके ऊपर प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर जो है वो एक चार्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि जिसमें हम न्यूबॉर्न की हेल्थ को असेस करते हैं विद इन मिनट्स ऑफ बर्थ। तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो आती हैं 0 से 10 के बीच में। इसमें जो जो हम चीजें वो असेस करते हैं उसमें सबसे पहला है अपीयरेंस, जो कि ए से स्टैंड करता है। देन पी से पल्स, जी से ग्रीमेंस, देन ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पिरेशन। तो न्यूबॉर्न की हेल्थ को चेक करने के लिए एक चार्ट होता है जिसको हम अपगार स्कोर बोलते हैं, और स्कोरिंग की जाती है 0 to 10। एंड 0 मिनिमम होता है और 10 अच्छा स्कोर होता है, जिसमें 10 काफी रेयरेस्ट माना जाता है। तो आपको इस पे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है पीडियाट्रिक्स डायरिया। तो जो पीड्स डायरिया होता है उसमें स्पेशली कारणों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जिसमें मेन कॉज है वायरल, बैक्टीरियल, और कुछ पैरासाइट कॉज भी हो सकते हैं। कितने लूज स्टूल और वाटरी स्टूल पास करता है चाइल्ड एक दिन में, तो डायरिया माना जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी प्रैक्टिकल बेस्ड रहे हैं। और एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन होता है, फीवर होता है जिसमें, देन लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट होता है। इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो ओआरएस जरूर इन्फेंट या चाइल्ड को रिकमेंड की जाती है। देन रेस्ट्रिक्शन ऑफ सम फूड्स लाइक डेयरी एंड फैटी फूड्स, देन हाई फाइबर डाइट्स, ये सब रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी, और स्पेशली कॉम्प्लिकेशन के ऊपर आपको फोकस करना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन में आता है वो है हैंड वॉशिंग। और आपको जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो कंप्लीट होनी चाहिए चाइल्ड या इन्फेंट चाइल्ड की। नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम लोग हमेशा इसको मोस्टली इसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और सभी को यही लगता है कि ये टॉपिक बिना पढ़े ही हम कवर कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों की। तो कब आप बोल सकते हैं कि चाइल्ड इज इन हाइपर या इन्फेंट इज इन हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया। तो इन चीजों की जो इन टेम्परेचर रेंजेस हैं आपको अच्छे से कंप्लीटली याद होनी चाहिए। इन पे भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो 9th टॉपिक है वो है ओवेरियन कैंसर। ये एक कंप्लीट टॉपिक है, इसमें आपको कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, देन स्टेजेस ऑफ ओवेरियन कैंसर, और कैसे आप उसको डायग्नोज करेंगे, और फर्स्ट लाइन और ट्रीटमेंट इसका एक्चुअल में क्या रहता है, ये आपको कंप्लीट टॉपिक कर लेना है तैयार। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बेसिकली इमरजेंसी, आप में इमरजेंसी स्टेज में आप क्या करेंगे, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें फीटल डिस्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, जब फीटस इज नॉट हैविंग एनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द वूम, तो उसको हम फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। और ये किस कारण से हो सकता है? प्लेसेंटल इश्यूज हो सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड इश्यूज होते हैं, या फिर मैटरनल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब कारणों से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट जो है, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंडर ही आ जाता है, जो गायनी का टॉपिक है, गायनी एंड मिडवाइफरी। तो आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने ये 10 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे। उससे पिछली पिछली वीडियो मैंने
10 टॉपिक और भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो टोटल 20 टॉपिक्स जो मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, वो 20 टॉपिक्स हो चुके हैं। अभी मैं इन कंटिन्यूएशन विद दिस वीडियो और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं मेनली चार्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जो भी आपको और आपको हेल्प चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो thanks for watching my video. Please like, subscribe and comment on this video so that मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपके अकॉर्डिंग हो। Thank you. Bye bye.